चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों के ठीक अंदर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचिए। एविएशन की इस दुनिया में चैंगी और सेलेटर हवाई अड्डों का एयरसाइड एरिया किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम उस एक्सट्रीम हाई प्रेशर और बेहद खतरनाक रियलिटी के अंदर चलेंगे जहां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, भारी मशीनरी और लाखों गैलन जेट फ्यूल एक ही जगह पर एक साथ मौजूद होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक एक्टिव मेगा एयरपोर्ट के अंदर बिना एक भी फ्लाइट का रास्ता रोके ये भारी भरकम कंस्ट्रक्शन आखिर पूरा कैसे होता है? इसका जवाब चैंगी एयरपोर्ट ग्रुप के एक बेहद टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स 195 पन्नों के ऑपरेशनल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स मैनुअल में छिपा है। खैर, सीधे उस ताकत का सामना करते हैं जिसके बारे में यहां बात हो रही है। 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई आम तेज हवा नहीं है, ये एक डायरेक्ट जेट ब्लास्ट की स्पीड है। मतलब सोचिए, इस एरिया में रखा गया हर एक मार्कर, हर एक इक्विपमेंट और हर एक बैरिकेड इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो इस भयंकर तूफान जैसी स्पीड को बिना उड़े या गिरे झेल सके। बिल्कुल रॉक सॉलिड। भाग 1, द अल्टीमेट रिस्ट्रिक्टेड जोन। एयरपोर्ट के इस किले में एंट्री पाना ही अपने आप में सबसे बड़ा फिजिकल चैलेंज है। मेन गेट क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक एयरपोर्ट पास मिलना ही किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। यहाँ एक्सट्रीम लेवल की वेटिंग होती है, जिसमें कम से कम 14 दिन की बैकग्राउंड स्क्रीनिंग लगती है और वैलिड वर्क परमिट होना तो बिल्कुल मैंडेटरी है। और अगर किसी ने नियम तोड़े तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सच में बहुत सीरियस हैं। सीधे पुलिस अरेस्ट और मुकदमा। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी कभी भी आ जा सके। सिक्योरिटी सिस्टम्स का डिफरेंस भी काफी चौंकाने वाला है। किसी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या होता है? एक आम चेन लिंक वाली फेंसिंग। लेकिन यहां चांगी में हाई टेक पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी PIDS लगा हुआ है। ये एक तरह का अदृश्य खतरा है, जहां सिक्योरिटी फेंस को सिर्फ छूने या उसके आसपास काम करने के लिए भी डायरेक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। भाग 2, आग, ईंधन और चिंगारी। एयरपोर्ट के और अंदर जाने पर सबसे बड़ा डर सिर्फ आम सिक्योरिटी का नहीं रह जाता। डर होता है उन लाखों गैलन एविएशन फ्यूल का जो एप्रन और आसपास के एरियाज में भरा हुआ है। इसीलिए इस मैनुअल में हॉट वर्क्स को बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है। हॉट वर्क्स यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे गर्मी या चिंगारी पैदा होती हो, जैसे कि वेल्डिंग। अब चूंकि एक छोटी सी चिंगारी भी यहां तबाही ला सकती है, इसलिए इसको कंट्रोल करने का एक पूरा प्रोटोकॉल है। हर 15 मीटर के वर्क जोन में एक क्वालिफाइड फायर पेट्रोलर का हर वक्त मौजूद रहना बिल्कुल अनिवार्य है। और यहां एक और बहुत जरूरी सर्वाइवल टैक्टिक सामने आती है। एप्रन पर किसी भी हॉट वर्क्स के 75 मीटर के दायरे में कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता। रुकिए, इसको ऐसे समझते हैं, बिल्कुल कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं। यहां तक कि अगर बगल वाले बे में किसी प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा हो तो हॉट वर्क्स को उसी वक्त तुरंत रोक देना पड़ता है। नो कॉम्प्रोमाइजेस। इन स्ट्रिक्ट रूल्स को ग्राउंड पर लागू करने का तरीका भी कम सख्त नहीं है। एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस यानी AES के रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो, इसके लिए भारी फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जाती हैं। मतलब एक फायर व्हीकल के गलत इस्तेमाल या फॉल्स अलार्म पर $600 प्रति घंटा और सी रेस्क्यू क्राफ्ट के लिए तो $1010 प्रति घंटा तक का फाइन लग सकता है। ये साफ दर्शाता है कि एक फॉल्स अलार्म ट्रिगर करने की असली कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। भाग 3, अदृश्य एयरसाइड खतरों से निपटना। जमीन के ऊपर के खतरों के बाद अब थोड़ा जमीन के नीचे चलते हैं। यहां एक ऐसी भूल भुलैया है जिसे कॉन्ट्रैक्टर्स दिख तक नहीं सकते। केबल्स और पाइप्स का एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव जाल। किसी भी तरह की खुदाई से पहले एक लाइसेंस्ड केबल डिटेक्शन वर्कर, जिसे शॉर्ट में LCW कहते हैं, उसको बुलाना ही पड़ता है। ये कोई आम मेटल डिटेक्टर वाला काम नहीं है। इसके लिए बेहद स्पेसिफिक हाईटेक मोड्स यूज होते हैं, जैसे फ्यूल ई-स्टॉप केबल्स के लिए पावर मोड, हाइड्रेंट्स और मेटल पाइप्स के लिए रेडियो मोड और फाइबर ऑप्टिक्स का पता लगाने के लिए ग्राउंड प्रोबिंग रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस मैनुअल में एक बेहद स्ट्रिक्ट वार्निंग है। बिना LCW की कंफर्मेशन के कोई भी अनजान केबल नहीं काटी जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट एयरफील्ड केबल कट गई तो पूरे एयरपोर्ट पर भयंकर ब्लैकआउट हो सकता है और उड़ानें सीधे सीधे खतरे में पड़ सकती हैं। भाग 4, जेट ब्लास्ट से बचना।
अब एक बार फिर से जमीन के ऊपर वापस आते हैं, जहां तेजी से घूमते और उड़ते विमानों की भारी फिजिकल ताकत का सामना करना पड़ता है। ये एक्टिव एयरसाइड सेफ्टी जोन्स की एक चौंकाने वाली कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। ये कोई आम फैक्ट्री या साइट नहीं है। इस डेंजर जोन में काम करने वालों को इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि कभी-कभी एक टेक ऑफ कर रहे विमान के पीछे काम करने वाले वर्कर्स को 750 मीटर दूर तक जाकर इवैक्यूएशन करनी पड़ सकती है। और सिर्फ दूरी ही नहीं, ऊंचाई का भी पूरा हिसाब रखा जाता है। कोई भी क्रेन या मशीन अपनी मर्जी से कितनी भी ऊपर नहीं जा सकती। यहां एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेटली तय करता है कि कौन सा इक्विपमेंट कितना ऊंचा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, रनवे सेंटरलाइन से 140 मीटर के दायरे में जमीन के ऊपर किसी भी आकार की चीज की अनुमति बिल्कुल नहीं है, 0। ये सब इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन का कोई भी इक्विपमेंट विमान के अदृश्य उड़ान रास्तों के बीच में ना आ जाए। भाग 5, द मिडनाइट रनवे बैले। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर आ गए हैं, खुद उस एक्टिव रनवे का, एक्सट्रीम हाई प्रेशर एनवायरनमेंट जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। यहां आम ब्यूरोक्रेसी जैसा कुछ नहीं चलता। काम शुरू करने के लिए एक बेहद स्ट्रक्चर्ड रनवे क्लोजर वर्क्स कंट्रोल मैट्रिक्स फॉलो किया जाता है। रनवे बंद होने से ठीक 1 घंटा पहले आरईपी हट पर रिपोर्ट करना, सारे जरूरी फॉर्म्स जमा करना और जियोफेंस ट्रैकर्स पहनना। असल में ये पूरा प्रोसेस किसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल डांस या बैले की तरह एकदम परफेक्टली सिंक होता है। इस रनवे वाले जोन में एक रूल सबसे बड़ा है, नेवर क्रॉस रेड, यानी लाल रेखा कभी पार ना करें। ये जो रेड स्टॉप बार लाइट्स होती हैं, ये एब्सोल्यूट बाउंड्रीज हैं। इनके आगे जाना सख्त मना है। जियो फेंस ट्रैकर्स और फिजिकल बैरियर्स लगातार ये मॉनिटर करते हैं कि कोई भी वर्कर गलती से भी भटक कर एक्टिव एयरक्राफ्ट एरिया में ना चला जाए। ये लिटरली एक लाइफ सेविंग रूल है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब टेंशन के लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या हो अगर किसी इमरजेंसी के चलते एक विमान को उसी बंद रनवे पर अचानक लैंड करना पड़ जाए। खैर, यहीं पर 30 मिनट इमरजेंसी इवैक्यूएशन विंडो का नियम सामने आता है। ऐसा होने पर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को तुरंत अपना काम रोकना पड़ता है। भारी मशीनरी, मलबा और सारे वर्कर्स समेत पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरी तरह से साफ और खाली करना होता है। एकदम क्लियर। तो इन सारे एक्सट्रीम रूल्स और सिचुएशंस को देखने के बाद एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। जमीन के नीचे छिपे अनजान खतरे, 216 किलोमीटर प्रति घंटा की भयंकर हवाएं और किसी भी इमरजेंसी में महज 30 मिनट के अंदर साइट खाली करने का प्रेशर। क्या सच में इस एक्सट्रीम एयर साइट कंस्ट्रक्शन के दबाव को झेला जा सकता है? इस छिपी हुई दुनिया का हर एक काम किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। ये पूरा सिस्टम खुद में एक मिसाल है कि सेफ्टी के इस अल्टीमेट लेवल को मेंटेन करने के लिए आखिर कितने खतरनाक लेवल के डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है।